जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था। आज हमारी इस सीरीज का तीसरा कक्षा है जिसमें हम लोग 10 और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने सामाजिक विज्ञान का मतलब क्लास 10th बिहार बोर्ड को लेकर के एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, और इसमें मैंने आपको कहा था कि टोटल 10 कक्षाएं होगी जिसमें हम लोग 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज उसी की तीसरी कक्षा है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे तो जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाता होगा और आपका कमेंट भी काफी पॉजिटिव मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे और भी सारी कक्षाओं को करेंगे। इसका पीडीएफ की बात करें तो जो भी हम लोग आज की कक्षा में करने वाले हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग भैंस इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। और साथ ही में क्लास खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपन चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चन आपको स्पष्ट नजर भी आ रहा होगा। देखिए, 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा तो और पहले भी है लेकिन करंट में 2022 में पूछा गया है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसमें समझने का कोई बात ही नहीं है। और देखिए, इस क्वेश्चन में जो है ना बाबू, आपको सोशल साइंस में जैसे ज्यादा ज्यादा लिखना होता था उतना लिखना नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो पूछा है सीधा सीधा सटीक उत्तर देंगे, आपको अच्छे से मतलब नंबर पूरा मिल जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो पहले पूछा कब हुई थी, तो कब हुई थी भैया। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। जहां पे है वहीं पे एक दो बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, अब ये भी तो क्वेश्चन है, कहाँ हुई थी। तो फटाफट से सभी कोई बोलेंगे कहाँ हुई थी। बम्बई में, जिसको अभी हम लोग मुंबई नाम से जानते हैं, उसका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मतलब कॉलेज में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुई थी? तो बंबई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है। अच्छा, जब ये इसकी स्थापना हो रही थी तो वहां पर कितना प्रतिनिधि मतलब कितना आदमी उपस्थित था? तो 72 प्रतिनिधि उपस्थित था। ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। दो तीन बार बोल लीजिएगा कक्षा के कक्षा में तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्लियर है, ये फैक्चुअल था, इसको याद करना था, दो तीन बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सामाजिक कारण पर प्रकाश डालें। अच्छा, राष्ट्रवाद क्या होता है जी? तो राष्ट्रवाद हमने पहले ही जान गया था कि राष्ट्रवाद जो है एकीकृत का भावना होता है, एक होने का भावना होता है। ठीक है, तो एकता की भावना होती है राष्ट्रवाद। तो भारत में लोग एकता मतलब एक होने के लिए, सब संगठित होने के लिए कैसे जुटा, कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में। तो देखिए भैया, हुआ क्या था, सीधी सीधी बात है कि अंग्रेज अपना ऐसा काम ही करता था जिससे भारत का लोग को एक होना पड़ा। अंग्रेज के पहले तो लोग एक नहीं था एक नहीं था भैया। सब अपना अपना छोटा छोटा राजा था, सब अलग अलग राजा राज करता था अपना। लेकिन अंग्रेज जब आया गुलाम बनाने के लिए तो सबको एक होना पड़ा। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज का कुछ नीति ही ऐसा था कि सबको एक होना पड़ा, नहीं तो भैया भारत गुलामी रह जाता। ठीक है, तो अंग्रेज पहली बात तो जो फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहा था कि जब तक मतलब फुटाए रखेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे, तब तक शासन करेंगे। आज जैसे एक हो जाएगा तो अंग्रेज भाग जाएगा, यही बात है। तो गांधी जी सबको एक करने का काम किए थे, सही बात है। अच्छा, और क्या हुआ था? तो जैसा चंपारण सत्याग्रह सब कांड कर रहा था, ठीक है, जलियांवाला बाग में गोली चला दिया गया था, तो इसमें एक कोई एक विशेष धर्म का लोग तो नहीं मरा ना, सब कोई मर गया भैया, हिंदू मुस्लिम जो भी था मतलब सब मर गया मिल करके। तो इसी सब कारण खिलाफत आंदोलन, तो इस सब के कारण जो है, इस सब मुद्दे के कारण सबको एक होना पड़ा। अब जान गया कि सब भैया अंग्रेजी के खिलाफ में लड़ रहा है और एक होकर के लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और अंग्रेज कुछ ऐसा काम भी किया था जिससे एकता का भावना को भी बढ़ावा मिला। जैसे रेलगाड़ी का निर्माण कर दिया, तो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत जाकर के मिलने लगा, तो इससे एकता बढ़ा। अब भैया टेलीफोन का विकास कर दिया, संचार व्यवस्था बना दिया, हाँ हेलो बात किया यहीं से बात कर दिया कहीं और का, है कि नहीं। तो दोनों में मेलजोल बढ़ा, तालमेल बढ़ा। उसके बाद अब आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया, मतलब राजनीतिक रूप से भी सब एक होने लगा, उसमें सदस्य जाने लगा, है कि नहीं। तो राजनीतिक रूप से भी एक बात, ये सब कारण था, यही सामाजिक कारण है, यही लिखना था। और 2016 में प्रश्न पूछा गया। चलिए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कई कारण थे, एगो कारण नहीं था भैया। सॉरी, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एगो कारण नहीं था, बहुत कारण था। क्या सब कारण था? तो अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारत का राजनीतिक एकीकरण, अब भैया कांग्रेस वगैरह सब बना तो सब राजनीतिक रूप से एक हुआ। राजनीतिक संस्था का विकास हुआ, अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति हुई। पहले क्या था, लोग हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करता था और अंग्रेज आके बोलता था कि भैया हम लोग का जो संस्कृति है भारत का संस्कृति से बड़ा है, मतलब विशाल है और अच्छा भी है।
अब जब भारत का लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी संस्कृति को जाना, तो पता चला कि भई अंग्रेजी संस्कृति तो कुछ है भी नहीं की, पश्चिमी संस्कृति कुछ है भी नहीं क्या, इससे पुराना तो हम लोग का इतिहास है, ठीक है? तो इस रूप में आदमी का मनोबल बढ़ा, प्रेस का विकास हुआ, तो अंग्रेज के विरोध में भी खबर-वबर छापना शुरू किया, रेल का विकास हुआ, दूरसंचार का विकास हुआ, वही टेलीफ़ोन वगैरह जो बोले आपको यहाँ से वहाँ बात कर ले तुरंत। तो पश्चात विचारधारा का प्रसार आदि मतलब पश्चिमी विचारधारा का प्रसार हुआ, तब इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी वगैरह हुआ। तो जाकर के लोग में एकता का भावना हुआ। और दूसरी तरफ ये तो हुआ अंग्रेज के द्वारा किया गया काम से, ठीक है? और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसके प्रजातीय भेदभाव मतलब जात पात को लेकर के भेदभाव, दमनकारी नीति, अब कोई आंदोलन करे, मारपीट करके आंदोलन भंग कर दे तो दमन किया, उसका दमनकारी नीति। आर्थिक शोषण, रुपया पैसा का शोषण के कारण शोषण के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, मतलब इधर से भी लोग सब आंदोलन करना शुरू हुआ। इससे जो है राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, ठीक है? अब मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना आदि इसके उदय के महत्वपूर्ण कारण थे। अब मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जैसे अब औद्योगिकरण हुआ तो भैया इसी के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ, सामाजिक वर्ग, धार्मिक आंदोलन बहुत हुआ, ठीक है? और भारत की संस्कृति के प्रति हमने आपको कहा ना कि जैसे लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तो भारत का पहले जो भारत की संस्कृति को हीन समझता था, तो वो जाना कि भैया भारत का संस्कृति तो अंग्रेज का संस्कृति से महान है, तो उसके अपने मन में उसको गौरव महसूस हुआ, ठीक है? तो ये सब कारण था राष्ट्रवाद के उदय के, मतलब एकता का भावना जागृत होने का यही सब कारण था। चलिए तो क्लियर होगा आपको। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? ये भी ताजा ताजा पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। अब खिलाफत आंदोलन देखिए, हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था बच्चों, ब्रिटेन जीत गया था और तुर्की वगैरह सब जो देश था वो हार गया था। अब हुआ क्या कि तुर्की जब हार गया तो ब्रिटेन तुर्की पर अपना शासन चलाने लगा। तुर्की का जो खलीफ तुर्की में एक खलीफा का पद होता था, और खलीफा जो है मुस्लिम जगत का मतलब मुस्लिम लोग सबका सबसे पूजनीय आदमी होता था। तो अब खलीफा का पद को वहां समाप्त कर दिया, मतलब मुस्लिम का एक तरह से समझिए तो भगवानी को समाप्त कर दिया। तो मुस्लिम को खराब लगेगा ना भैया, मुगल को खराब लगेगा ना। तो इसी कारण जो है ताकि ब्रिटेन जो है वापस पद स्थापित कर दे, तुर्की के साथ में दुर्व्यवहार ना करे, इसी कारण जो है भारत में और बाकी सब जगह में भी आंदोलन हुआ। इसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये क्यों हुआ था? तो अंग्रेज को बोल रहा था कि भैया तुम जो ये तुर्की के साथ में किया है ये बहुत गलत है, इसको बदल दो। इसी कारण जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है? अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए चलाया गया था। ब्रिटेन जो है तुर्की के प्रति जो नीति अपनाया था, खलीफा का पद समाप्त करने का, तुर्की का विघटन करने का, तोड़ देने का, तो इस सब नीति को वो हटा दे, खत्म कर दे। इसी कारण जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की द्वारा युद्ध किए जाने वाले युद्ध में तुर्की की पराजय हो गई थी, तुर्की हार गया था ब्रिटेन से। अब तुर्की की पराजय के कारण ब्रिटेन ने वहां पर स्थित ओटोमन साम्राज्य नाम का एक वो जगह था, उसका विघटन कर दिया, मतलब बहुत सारा देश मिल करके अभी उसको तोड़ करके ढेरी देश बना गया कभी मैं आपको मतलब मैप दिखाऊंगा तो बताऊंगा। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, मतलब समझिए कि सुल्तान को खत्म ही कर दिया गया, ठीक है? वही खलीफा जो होता था। तो भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया गया ये जो व्यवहार था, मतलब इतना जो खराब काम किया, ये जो है पसंद नहीं आया। इसी कारण 1920 ईस्वी में तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करने के लिए एक जोरदार आंदोलन चला गया, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन कुछ नहीं था, बस ब्रिटेन को बोला गया कि भैया आप जो है ये जो तुर्की के साथ में कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, नहीं तो भैया ये आंदोलन चलते रहेगा। तो बाद में हुआ क्या था, बदलनी पड़ गया था नीति, ठीक है? क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? अब देखिए कब कब पूछा, 2015 में, 18 में, 19 में, 20 में, मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में पूछ दे, ठीक है? तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया? अब औद्योगिकरण मतलब क्या होता है भैया? औद्योगिकरण मतलब होता है उद्योग का लग जाना। अब उद्योग लगा है तो इसमें मशीन काम करेगा, अब मशीन काम करेगा तो वहां आदमी का जरूरी कम होगा, बस इतने को जरूरी होगा कि भैया जो कच्चा माल है उसको उठा करके मशीन में डालो और मशीन से निकालो, इतना सा काम होगा। अब बाकी मशीन को चालू बंद करने के लिए यही सब ना काम होगा जी। तो मजदूर का संख्या घट जाएगा, जो काम पहले मजदूर से करवाया जाता था अब वो उद्योग करने लगा, तो खड़ा प्रभाव पड़ेगा ना। तो वही लिखा गया है, औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छा प्रभाव कैसे पड़ सकता है? उसका तो मजदूर मतलब जो है मजदूरी चला गया। तो शहरों में उन्हें काम ढूंढने और आवास की छंटने की समस्या से जूझना पड़ता था। अब मजदूर पहले घर में मतलब गांव वगैरह में काम कर रहे, लेकिन अब उद्योग हो गया तो भैया अब उद्योग लग गया तो अब मजदूर का जो है रोजगार खत्म हो गया। अब कुछ को रोजगार मिलता भी था तो वहां मान लीजिए शहर में तो लगाया वो,
उद्योग लगाया, तो अब मान लीजिए शहर में रोजगार मिल भी गया, तो अब उसको रहने का समस्या हुआ, खाने का समस्या हुआ। तो इसी कारण जो वहां झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता था, इसको स्लम पद्धति कहते थे। ठीक है, याद कीजिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे इसको। उन्हें कम पारिश्रमिक पर लंबे समय तक काम करवाना करवाना शुरू कर दिया था उसको। अब उद्योग तो काम कर ही देता था, जो थोड़ा मोड़ा काम भी करता था उसको भी भैया कम ही पैसा देता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। अब मशीनीकरण क्या होता है? तो जब आदमी की जगह पर मशीन वस्तु का उत्पादन करने लगता है, तो इसको हम लोग मशीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, और वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। औद्योगिकरण का मजदूरों की आजीविका आजीविका पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? तो सबको समझ में आ गया होगा, काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और बुरा प्रभाव में क्या हुआ था जी? बुरा प्रभाव में हुआ ये था कि वहां का लोग जो है उसका रोजगार चला गया पहली बात तो, और कुछ को अगर रोजगार मिल भी जाता था तो उनको रहने का सुविधा नहीं था, खाने का सुविधा नहीं था। तो इसीलिए उसको झुग्गी झोपड़ी वगैरह बना करके रहना पड़ता था। और और आगे अगर देखा जाए तो उसको मजदूरी भी कम दिया जाता था, काम ज्यादा घंटा करवा लिया जाता था। इस सब से मतलब परेशान था मजदूर, और आंदोलन भी कई बार कर चुका था, यही इसमें लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि महापौर पर टिप्पणी लिखिए। अब महापौर के बारे में बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि महापौर जो होता है बच्चों, महापौर आपका नगर निगम का हेड होता है। जैसे अपने पूरे भारत देश का हेड कौन होता है? भारत देश का हेड राष्ट्रपति होता है। पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी तरह अगर राज्य की बात करें तो राज्य का पहला आदमी कौन होता है? पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि नगर निगम का पहला व्यक्ति कौन है, नगर निगम का प्रथम नागरिक कौन होता है, आपको बताना पड़ेगा कि नगर निगम का पहला आदमी जो है महापौर होता है। तो लिखा गया है नगर निगम में एक महापौर होते हैं। अब महापौर का चुनाव कैसे होता है? तो नगर निगम नगर परिषद के सदस्य आपस में ही, मतलब नगर परिषद का जो आदमी सब होता है आपसे में से को चुन के बोल देता है कि भैया आप जो है इस पूरे नगर के नगर निगम के महापौर हैं। ठीक है, अच्छा, महापौर जो है वो हेड होता है, परिषद का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। महापौर का कार्यकाल 5 साल का होता है। महापौर शहर का प्रथम नागरिक होता है, जो हमने आपको बताया कि पहला नागरिक क्या होता है? महापौर होता है। ठीक है, इसलिए वे शहर में आए हुए अतिथि का नगर में स्वागत करता है, नगर की ओर से स्वागत करता है। महापौर कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। नगर निगम का हेड होता है भैया, नगर निगम का पहला नागरिक होता है। और अगर बात करें तो पहला नागरिक होने के कारण गांव में या नगर में जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत नगर की ओर से यही महापौर ही करता है। ठीक है, और इनका कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है। इतना सा आपको लिखना था, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है पंचायती राज क्या है? छोटा सा उत्तर है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और सीधा सीधा परिभाषा लिखना है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसी पद्धति को हम लोग पंचायती राज बोलते हैं। 2019 में क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपका राजनीति शास्त्र में बार बार पूछा भी जाता है, तो एक दो बार पढ़ लेंगे आप लोग पीडीएफ से तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जेनेवा समझौता कब और किनके बीच में हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए जी, इसका उत्तर देखेंगे। जेनेवा समझौता कब हुआ था? पहले पूछा है जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और जो बैठे हुए हैं भैया फटाफट से बोलेंगे जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, अब किसके किसके बीच में हुआ था याद रख लेंगे। ये समझौता जो है आपका, ये समझौता आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। अब वियतनाम को जो है ना इस समझौता के अंतर्गत दो हिस्सा में बांटना चाह रहा था, लोग बांट भी दिया था। 17 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये वियतनाम से होकर के गुजरती है। मैं मैप लेकर के आ गया हूँ। यहाँ से जो आपका वियतनाम से 17 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है, अक्षांश जो है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो है इसके इधर और इधर इसको दो हिस्सा में बांटने का प्रयास किया गया था। तो यही था जेनेवा समझौता। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिका, यूएसएसआर मतलब रसिया बोलिए इसको, और जो है चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियां भी शामिल थी। ये सब छिपा हुआ था। मेनली समझौता दो आदमी के बीच में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। यह समझौता वियतनाम को दो भागों में बांटने और वहां की स्थिति को स्थिर करने के लिए किया गया था। काफी भेदभाव वगैरह था, मारपीट होते रहता था, तो वहां पर जो है शांति व्यवस्था बना रहे, इसीलिए जो है वियतनाम का बंटवारा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए मैप भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भैया ये जो है ना, ये पतला रंग का, ये जो पीला रंग का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यही आपका जो है, यही आपका जो है, ये आपका वियतनाम। ठीक है, और इसी को दो हिस्सा में बांटने का बात किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, ये क्वेश्चन तो आसान है भैया, सब कोई कर लेंगे, और उम्मीद है कि आपको तो ये क्वेश्चन बताने का जरूरी नहीं पड़ेगा। प्रश्न है कि जल संसाधन का क्या उपयोग है? अब पानी का क्या क्या उपयोग है, क्या आप नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी में पूछा गया है बच्चों। किसमें पूछा गया है? ज्योग्राफी में पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, सभी कोई कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। जल संसाधन का उपयोग लिखना है। जल संसाधन मतलब पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो भैया पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में करते हैं, नगर मतलब खेत वेत में पानी पटाने के लिए करते हैं।
पानी का उपयोग सबसे जरूरी तो पीने में होता है। बिजली उत्पादन में भी पानी का उपयोग करते हैं, पानी को भाप बना करके ही तो बिजली उत्पादन होता है। और दूसरा चीज भैया, पानी का उपयोग भाप बना करके करते हैं बिजली उत्पादन। और साथ में जल प्रपात सब जो होता है, झरना सब जो होता है, वहां टरबाइन लगाते हैं, उससे जो बिजली उत्पादन होता है, तो विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। घर का काम जैसे साफ सफाई हो गया, खाना बनाना हो गया, इस सब काम में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जल संसाधन का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। और मुश्किल से आप लोग 2 से 4 को लिख दीजिएगा भैया, तो बहुत है, आराम से आपको 2 में 2 मिल जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों याद रखिएगा, छोड़ के नहीं है ये एग्जाम में। आप ये सारे क्वेश्चन को आप अगर बात करें तो आप इन सारे क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो चलेगा। इन सारे क्वेश्चन में वैसे भी आपको जो है बच्चों 2 में 2 शायद ही मिलने वाला है, 2 में 1.5 वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जिसमें आपको सीधा सीधा उत्तर देना होता है, भैया 2-3 वाक्य में उत्तर लिख दो, ठीक है, तो इसमें अगर छोड़ते हैं भैया तो इसमें आपको नंबर का सीधा नुकसान हो जाएगा, 2 नंबर सीधा कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको कंफर्म ऐसा ऐसा क्वेश्चन खोजना है, आपको कहाँ जो है आप लोग 2-3 वाक्य में मतलब 2-3 नंबर करके आंसर लिख सकते हैं। इससे क्या होता है एग्जामिनर पे पहली बात तो प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। और इसमें आपकी राइटिंग भी देखने में सुंदर लिखती है और सीधा सीधा दिखता है कि भैया 4 को आंसर लिखा है, हाँ, सिंचाई में हुआ, विद्युत उत्पादन में हुआ, वगैरह वगैरह में हुआ, आराम से इसको सही करके 2 नंबर देता है, समझिए। और उस समय थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए जो है ध्यान से ऐसा क्वेश्चन को खोज खोज के कीजिएगा। अगला देखेंगे, बिहार में अत्यधिक घनत्व वाला जिला क्या होता है? अब घनत्व क्या होता है जी? घनत्व मतलब समझिए घना, जो ज्यादा घना है उसका घनत्व ज्यादा हो गया, जो कम घना है उसका घनत्व कम हो गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन है? तो घनत्व वाला जिला ढेरी है भैया, पटना है, दरभंगा है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है, सारण है, ये सब जो है ज्यादा घनत्व वाला जिला है। इन सब में से ये सब घनत्व वाला 4-5 को लिख दिए। और थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ाने के लिए ये लिख देंगे कि जो पटना होता है, पटना का घनत्व, पटना का डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। मतलब पटना में ढेर ही लोग रहता है, कुछ हमको मतलब बहुत ज्यादा आदमी रहता है पटना में, ठीक है। तो इन सब में से सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन है? पटना है, ठीक है जी, पटना है। अब पटना में प्रति वर्ग किलोमीटर 1471 लोग रहता है, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में देख लिया जाए, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में देखा जाए तो यहाँ कितना लोग रहता है? 1471 आदमी रहता है। तो मतलब सबसे ज्यादा घनत्व तो बेसिकली बिहार में पटने का है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेली कितना कितना क्वेश्चन करते हैं, 10-10 प्रश्न करते हैं, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें बनती है, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कोनो जो है पकड़ के, कोनो 4 को पकड़ करके लिख दीजिएगा, आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 4 को कम से कम लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हमने 8-9 लिख करके लाया है, आप लोग देख के जो आसान लगे लिख देंगे। पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तु का निर्माण होता है। पहली बात गैसोलीन, अच्छा गैसोलीन नहीं याद रहेगा, डीजल तो याद रहेगा, केरोसिन तो याद रहेगा, ठीक है। और पेट्रोल तो याद रहेगा, साबुन तो याद रहेगा। ये 4 को लिख दीजिएगा आसान आसान। बाकी तेल का निर्माण होता है, ग्रीस का निर्माण होता है, अन्य मतलब और सब जो कीटाणुनाशक पदार्थ होता है, दवाई होता है, इस सब में भी जो हम लोग पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। अब पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं होता है, जमीन के अंदर से तेल निकलता है एक तरह से, ठीक है। तो उस तेल को हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। अब इसी से ढेरी चीज बनता है, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, केरोसिन तेल बनेगा, साबुन बनेगा, और साबुन कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस बनेगा, ये सब चीजें इसी से बनता है। साबुन में भी पेट्रोलियम डाला जाता है, ठीक है। तो अभी तक में हम लोग 10 क्वेश्चन आज का आपका पूरा हो गया। और 10 क्वेश्चन का पीडीएफ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सारे प्रश्न का जो पीडीएफ है बच्चों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको अच्छे से सारे प्रश्न, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे एक सीरीज से वीडियो को देख रहे हैं उनको तो काफी मजा भी आ रहा होगा और 10-10 क्वेश्चन आपको डेली मिल भी रहा होगा। मैं इसीलिए 10 क्वेश्चन करा रहा क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट को भी तो आप ही को पढ़ना है बच्चों, है कि नहीं? मैं सिर्फ अगर सोशल साइंस का ही 10-20 क्वेश्चन ले आऊंगा तो आपको तो दिक्कत हो जाएगा यार, 20 क्वेश्चन कैसे याद करोगे एक दिन में? तो इसीलिए मैं 10-10 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। बाकी हम लोग और सारे क्वेश्चन को भी करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा भी करेंगे, लेकिन समय आएगा तब, अभी 10-10 क्वेश्चन काफी है, ठीक है। बाकी साइड से सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। आशा है आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट है, चैनल को एक लाइक, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर से जरूर से कर देना। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में आगे के 10 क्वेश्चन के साथ में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।